हेलो दोस्तों, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, आजकल जो बैंक के एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि नए नए पैटर्न आने शुरू हो गए हैं। तो अब आज फिर हम नए टॉपिक के साथ में प्रस्तुत है आपके साथ में नया टॉपिक। उसके हम 5 क्वेश्चन करेंगे। इसमें अपने करना क्या है, इसमें जो दिया गया है कि फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स दैट रिप्लेस ईच अदर। आप समझ गए होंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया होगा, उसमें 4 बोल्ड वर्ड है। जैसे इसमें हाउस दिया गया है, रन दिया गया है, केबल दिया गया है, स्पूल दिया गया है। तो ये 4 बोल्ड वर्ड है, तो ये आपस में रिप्लेस होते हैं क्या। जैसे ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन है ए डी, मतलब ए डी के साथ में रिप्लेस होता है क्या, तो आपको ये देखना है। तो जैसे ए डी के साथ का मतलब हाउस की जगह स्पूल होना चाहिए और स्पूल की जगह हाउस होना चाहिए। तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सही है या नहीं है। जैसे हाउस ऑफ वायर, हाउस ऑफ वायर तो कुछ होता नहीं है, जैसे ऊपर लिखा गया है। इसी प्रकार हमें ये पता लगाना है कि जो वर्ड है वो अपने जगह पे सही है या उनको इंटरचेंज करना है। यदि सभी सही है वर्ड, तो आपको क्या करना है, नो इंटरचेंज रिक्वायर। ये आपको ऑप्शन में दिए गए ई में, तो ये ऑप्शन सही होगा यदि नो कोई भी इंटरचेंज रिप्लेसमेंट रिक्वायर नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ए लार्ज हाउस of wire will be needed to run the cable line from one end of the spool। स्पूल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्पूल का मतलब होता है जैसे चरखी होती है पतंग उड़ाने की, वैसे स्पूल होता है। पतंग उड़ाने की चरखी तो छोटी होती है, लेकिन स्पूल एक बड़ा तार का आपने कभी देखा होगा जिसमें तार लपेटा हुआ होता है, चरखी सी होती है जिस पे तार लपेटा हुआ रहता है, बड़ा सारा, बहुत बड़ा होता है, दोनों साइड में गोल गोल चरखी की तरह साइड में दोनों होते हैं, और इस प्रकार बीच में जो है वो तार लपेटा रहता है। कई बार आपने लाइट फिटिंग की जगह वहाँ पे आपने ये स्पूल देखे होंगे, तो ये स्पूल कहलाते हैं। स्पूल का मतलब लपेटना भी होता है फ्रेंड्स, तार लपेटना या धागा लपेटना स्पूल कहलाता है। और स्पूल का मतलब फ्रेंड्स ये भी होता है, तो डेटा होता है वो ट्रांसफ़र करना भी होता है। देखिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो, वो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो भी स्पूल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे स्पूल का मतलब है चरखी से है, मतलब 2 तारों की चरखी होती है। तो इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, पहले तो हिंदी आनी चाहिए, तो इसमें ज़्यादा टफ मीनिंग नहीं है इस क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है, इसको करने का आसान तरीका क्या है फ्रेंड्स, पहले से ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है ए डी। ए डी का मतलब है ए डी से इस इंटरचेंज होता है क्या, तो आप करके देख लीजिए। ए मतलब ए में जो हाउस लिखा हुआ है इसकी जगह स्पूल लिख दीजिए, और स्पूल की जगह हाउस बोल के देख लीजिए। ए लार्ज स्पूल ऑफ वायर, स्पूल ऑफ वायर का मतलब है तारों की जो चरखी होती है, बड़ा सारा स्पूल होता है तारों का, तो ये सेट हो गया वैसे। तो ए लार्ज स्पूल ऑफ वायर विल बी नीडेड टू रन द केबल लाइन फ्रॉम वन एंड ऑफ द हाउस टू द अदर। ये बराबर सही सेट हुआ या नहीं हुआ देख लीजिए। साफ ही दिख रहा है कि स्पूल ऑफ वायर होगा, हाउस ऑफ वायर तो होगा नहीं। तो ए और डी को हमने इंटरचेंज किया, मतलब पहला ऑप्शन उठाया, तो हमारा सही निकल गया पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस। तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरे घर को रन का मतलब है था लगाना, मतलब यहाँ पे होगा केबल जो बिछानी होती है वो रन करना होता है। तो पूरी ए लार्ज स्पूल ऑफ वायर विल बी नीडेड टू रन द केबल लाइन फ्रॉम वन एंड ऑफ द हाउस टू द अदर। इस घर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक केबल लाइन बिछाने के लिए एक वायर की, मतलब तारों की एक बड़े स्पूल की आवश्यकता होगी। मतलब इसमें इस घर में तार बिछाने के लिए, केबल बिछाने के लिए बहुत बड़ा स्पूल चाहिएगा, कहने का ये मतलब है। तो पहला ऑप्शन ही सही है फ्रेंड्स, ए एंड डी है, वो ए एंड डी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। बाकी देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो गया था, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। इसके अलावा है फ्रेंड्स, द जीएसटी काउंसिल नीड्स टू मीट मोर ऑफन एंड टर्न इट्स टू डू लिस्ट इनटू ए मस्ट टू डू लिस्ट एक्सपेंडिशली। तो इसका मतलब है, इसकी हिंदी मतलब अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि शब्द जो हैं वो वर्ड हैं वो सही सेट नहीं हो रखे होंगे, तो निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा। नीड्स का मतलब होती है आवश्यकता होना,
मीट मोर ऑफन का मतलब हो गया कि बार बार मीटिंग करना। और टर्न इट्स टू डू लिस्ट इनटू मस्ट टू डू लिस्ट, कहने का मतलब है ये टू डू लिस्ट रहता है, किस काम को करना है, टू डू लिस्ट जो बनाई हुई है उसको मस्ट करना होगा। मतलब जो टू डू लिस्ट बनाई हुई है, जो मतलब जो काम करने हैं उनको, उसको मस्ट टू डू लिस्ट बनाना होगा, मतलब उसके लिए उनको बाध्यता रखनी होगी। तो इसका मतलब जो है वो वैसे ही निकल रहा है बिना किसी इंटरचेंज के फ्रेंड्स, सीधा निकल रहा है कि जीएसटी काउंसिल को बार बार, ऑफन मैंने प्राय होता है मतलब बार बार, प्राय ज़्यादातर, ऑफन मतलब बार बार उनको मीटिंग करने की आवश्यकता है। एंड टर्न इट्स टू डू लिस्ट इनटू मस्ट टू डू लिस्ट एक्सपेंडिशली। एक्सपेंडिशली का मतलब है शीघ्र, मतलब तुरंत उनको टू डू लिस्ट बनाई गई है, उनको मस्ट टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। मतलब उन्होंने जो काम करने की जो लिस्ट बनाई हुई है कि ये कार्य जो करने हैं मुझे, उसको बाध्यता के साथ में करना होगा। एक्सपेंडिशली का मतलब है शीघ्र, मतलब स्पीडी कहते हैं इसे, और क्विक भी कह सकते हैं, प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं। तुरंत तरीके से उनको जीएसटी काउंसिल को बार बार मीटिंग करने की आवश्यकता है और अपनी टू डू लिस्ट को मस्ट टू डू लिस्ट बनानी होगी। तो इसमें कोई इंटरचेंज नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर होगा ई। इसके अलावा फ्रेंड्स, द ग्रैंड प्रोसेसन स्ट्रीट्स थ्रू द रोल्ड ऑफ द फेस्टिव सिटी। अब आपको वापस वही सेट करना है, बिना सेट किए तो पता नहीं चलेगा। ग्रैंड का मतलब होता है बहुत विशाल होता है, प्रोसेसन का मतलब होता है जो जुलूस होता है उसको प्रोसेसन कहते हैं। स्ट्रीट्स का मतलब गलियाँ होती हैं। थ्रू द रोल्ड ऑफ द फेस्टिव सिटी, मतलब कहने का मतलब है रोल्ड फेस्टिव सिटी का मतलब है जो मतलब बहुत ही महान जुलूस निकल रहा था उस फेस्टिव सिटी में से। तो ग्रैंड प्रोसेसन स्ट्रीट्स, ये कोई सेट नहीं हो रहा है, तो थ्रू लिखा हुआ है। आप देखिए फ्रेंड, ये भी तरीका है कि बी में जो लिखा हुआ है वर्ड, उसके बाद थ्रू आया है, तो थ्रू से पहले श्योर है कि कोई वर्ब आएगी। तो इसमें वर्ब कौन सी है? रोल्ड है, तो इसमें होना चाहिए रोल्ड थ्रू। इसका मतलब है बी और सी आपस में इंटरचेंज है, ये तो पता चल गया। तो बी और सी कहाँ पे है? ऑप्शन है बी, इसमें बी और सी को इंटरचेंज किया हुआ है। लेकिन और भी हो सकते हैं इंटरचेंज, जैसे सी में दिया गया है ऑप्शन में ए और डी भी इंटरचेंज है क्या, तो वो भी देख लीजिए। ए और डी को इंटरचेंज करें तो क्या सही रहेगा? एक ग्रैंड प्रोसेसन बराबर है। ग्रैंड का मतलब बहुत ही बड़ा, विशाल, और प्रोसेसन का मतलब है जुलूस। तो ये विशाल जुलूस, ये तो बहुत बिल्कुल सेट हो रहा है। तो आपको केवल बोल्ड वर्ड है वो सेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें ग्रैंड प्रोसेसन ये सेट हो रहा है, इसको हिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, जिसमें बी और सी को इंटरचेंज करना है। तो इसका जो वर्ड है आंसर जब आप सेट कर दोगे उसके बाद में बनेगा सेंटेंस, ए ग्रैंड प्रोसेसन रोल्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द फेस्टिव सिटी। कहने का मतलब एक महान जुलूस है, वो वहाँ से फेस्टिव सिटी में से निकल रहा था। वैसे रोल्ड थ्रू का मतलब लुढ़काना होता है, लेकिन यहाँ पे रोल्ड थ्रू का मतलब है लुढ़क रहा था, मतलब भीड़ थी इसलिए लुढ़कना माना जाएगा, रोल्ड थ्रू माना जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा जुलूस है, वो उस सिटी में से निकल रहा था। तो इसका आंसर होगा बी, जिसमें और बी और सी को इंटरचेंज बोला गया है, इसमें आंसर होगा बी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगला है, एज द बॉय वॉकड इनटू हिज फेवरेट टीचर्स क्लासरूम he realized that it was a class to have his best friend in the same park with him। इसमें भी देख लीजिए ऑप्शन उठा के, तो क्या होगा? पहले में है कि ए और सी, पहले में ए और सी है, मतलब ए की जगह सी लगा दें और सी की जगह ए लगा दें वर्ड, तो सही रहेगा। क्या देख लीजिए कि एज द बॉय वॉकड इनटू हिज फेवरेट टीचर्स क्लासरूम, ये वाकई ये जो सेंटेंस है वो वैसे भी सही लग रहा है। वो उस लड़के ने अपने फेवरेट टीचर के क्लासरूम में वॉक किया, मतलब चला वो क्लासरूम में, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, तो ये भी सही लग रहा है बी वाला।
ये गलत नहीं निकला। तो इसमें देखिए क्या होगा कि दैट इट वाज ए क्लास टू हैव हिज बेस्ट फ्रेंड इन द सेम पार्क। अब सेम पार्क की जगह आप देख लीजिए सेम पार्क ज़्यादा सही रहेगा या क्लास ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पहले जो दो वर्ड दिए गए ए और बी के वो बिल्कुल सही लग रहे हैं। क्योंकि द एज द बॉय वॉकड इनटू हिज फेवरेट टीचर्स क्लासरूम, तो वॉकड इनटू ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्योंकि वो क्लासरूम में चला, तो ये बिल्कुल सही है। ही रियलाइज्ड, ये रियलाइज का मतलब है उसने महसूस किया कि इट वॉज ए पार्क। अब डी की जगह सी आ जाएगा और सी की जगह डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास जो है वो सेट नहीं हो रहा है। दैट इट वॉज ए पार्क टू हैव हिज बेस्ट फ्रेंड इन द सेम क्लास, तो डी में क्लास आ जाएगा, मतलब सी और डी आपस में इंटरचेंज हो गए तो सही बनेगा। तो मतलब यह उसके लिए एक पर्क था। पर्क का मतलब है खुश करने वाली चीज़ें। जैसे पर्क का मतलब वैसे भी होता है आपको कोई सैलरी मिलती है और ऊपर से और भी कुछ फ़ायदे मिलते हैं तो वो पर्क कहलाते हैं। इसी प्रकार उसके फेवरेट टीचर के क्लासरूम में एक तो गया, ऊपर से उस सेम क्लास में उसके जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी मिल गया, ये उसके लिए एक पर्क था। तो इट वाज ए पर्क टू हैव हिज बेस्ट फ्रेंड इन द सेम क्लास, तो सी और डी इंटरचेंज हो गई। अब और सी और डी कहाँ पे लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है जिसमें सी एंड डी लिखा हुआ है, तो सी डी ये इंटरचेंज हो गए, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके अलावा अगला फ्रेंड है अनरावलिंग द फिशिंग लाइन रैप्ड टाइटली अराउंड द स्पूल। वापस वही स्पूल शब्द आ गया। द फिशरमैन प्रिपेयर टू कास्ट हिज पॉल, इसमें कोई गलती लग नहीं रही है। अनरेवलिंग का मतलब होता है अनरेवलिंग, अनरेवलिंग होता है। अनरेवलिंग का मतलब वैसे तो होता है कि किसी सीक्रेट को उजागर करना, जैसे कोई चीज़ को डिस्कवर करना। द साइंटिस्ट अनरेवलिंग द डीएनए, मतलब साइंटिस्ट है वो डीएनए को अनरेवलिंग कर रहे हैं, मतलब उस सीक्रेट को उजागर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं कोई चीज़ का। तो अनरेवलिंग का मतलब है सीक्रेट को उजागर करना। लेकिन यहाँ पे अनरेवलिंग का मतलब है कि जो फिशिंग लाइन है उसमें बंधी हुई एक फिशिंग लाइन होती है, वहाँ पे जो मछुआरे होते हैं उनके पास फिशिंग लाइन है, उस पर जो स्पूल टाइटली लपेटा गया था, मतलब जो जाल है वो लपेटा गया था स्पूल में। अनरेवलिंग कर रहे हैं मतलब उसको खोल रहे हैं। अनरेवलिंग का मतलब यहाँ पे खोलना होगा, क्योंकि अनरेवलिंग का मतलब वैसे सीक्रेट उजागर करना, तो अनरेवलिंग का खोलना भी उससे मिलता जुलता है, इसलिए अनरेवलिंग का खोलना भी होता है। तो जो लपेटी गई थी फिशिंग लाइन वो स्पूल पे लपेटी गई थी, मतलब जाल को जो लपेटा गया था उसको खोल रहा था। और फिशरमैन अपना जो पोल है, मतलब एक मछली पकड़ने का फ्रेंड्स पोल होता है, मतलब एक लकड़ी सी होती है, उसको मछली पकड़ने के लिए डालते हैं पानी में तो वो निकल जाती है मछलियाँ उससे चिपक के। तो फिशरमैन प्रिपेयर टू कास्ट, कास्ट में फेंकना होता है। यहाँ पे जैसे जाल फेंकते हैं तो कास्ट हिज नेट होगा, जैसे मछली पकड़ने का जाल होता है उसको भी कास्ट ही कहते हैं। तो कास्ट इज पोल, पोल का मतलब जो लकड़ी होती है मछली पकड़ने की उसको पोल कहते हैं। तो कास्ट हिज पोल मतलब वो उस पोल को कास्ट करने के लिए वो फिशरमैन है वो तैयार हुआ, मतलब उसने पहले तो वो फिशिंग लाइन को खोला, उसके बाद वो उसके कास्ट करने के लिए तैयार हुआ। तो इसमें मेरे को कोई गलती नहीं लग रही है, तो इसमें होगा ई नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड। तो इस तरह के वो वर्ड है वो आप तैयार कीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वोकैब को अच्छी बनाइए। थैंक यू।